नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको विराट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को जो क्लास 10th और इंटर सबके लिए जो लाभदायक होगा, जो हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है समास। आज हम आप लोग को समास बताने जा रहे हैं। तो समास जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में इससे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ गए। अब इसको पढ़ना है जो आज बिल्कुल आप लोग को एकदम ट्रिक से बताया जाएगा। कोई भी, शायद मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई भी ऐसा स्टूडेंट होंगे जिन्हें एक बार इसे पढ़ने के बाद फिर दिक्कत होगा। चलिए तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं समास किसे कहते हैं, आखिर समास है क्या। जैसा कि परिभाषा में लिखा जा रहा है कि दो शब्दों के मेल से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो शब्दों के मेल से। शब्द आप लोग जानते होंगे, शब्द कहते हैं जब दो या दो से अधिक अक्षर, वर्ण जिक्र कहते हैं अक्षर, जैसे आपका खारा लिखते हैं क ख, यही सब क्या है, वर्ण है। तो जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और जब उसका अर्थ निकलता है तो उसको कहते हैं शब्द। जैसे लिखा जाए कमल, यहाँ पे का एक अक्षर है, म एक अक्षर है, ल भी एक अक्षर है, मतलब वर्ण है। यहाँ पे कमल में 3 वर्ण आपस में मिले और तीनों वर्ण को मिलाने के बाद इसका अर्थ निकल गया, मतलब एक शब्द बना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब दो शब्द आपस में मिलेंगे, यहाँ पे अक्षर मिले थे लेकिन अक्षर नहीं, अब शब्द की बात किया जा रहा है। जैसे कोई लिखे काम, काम एक शब्द है, ठीक। जैसे कोई लिख दिया गाय, यह एक शब्द है। यानी जब दो शब्द आपस में मिले, तो जब दो शब्द आपस में मिलेगा तो मिलने के बाद उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, मतलब विकार होगा, विकार या परिवर्तन। यानी जब दो शब्द आपस में मिलेंगे तो दो शब्दों को मिलने से एक नया शब्द बनेगा और उस नए शब्द में जो परिवर्तन होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, उसे ही समास कहते हैं। हालांकि समास का परिभाषा नहीं पूछा जाएगा कि समास किसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन चलिए समझ जाते हैं। समास में दो शब्द आपस में मिलेंगे और दोनों शब्द को मिलने से एक तीसरा शब्द बनेगा, और तीसरा शब्द बनेगा तो जो चेंजिंग होगा, जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, वही कहलाता है समास। चलिए, इस जब आप शब्द को मिलाएं और समास बना, यानी उसको कह सकते हैं समासिक शब्द। जब दो शब्द आपस में मिल करके तीसरा शब्द बनाएगा तो वहां पे कहेंगे उसको समासिक शब्द, समासिक शब्द बोला जाता है। और जब इस समासिक शब्द को फिर से जब अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करने के बाद उसको कहा जाएगा समास विग्रह, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक समासिक शब्द और एक समास विग्रह। समासिक शब्द मतलब जब समास बनेगा तो वो कहलाएगा समासिक शब्द, और जब इसको फिर से अलग अलग कर देंगे तो इसको कहा जाएगा समास विग्रह। यानी समासिक शब्द को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। एक और नोट में लिखा जा रहा है, स्टार में एक मेन पॉइंट है, जब आप समासिक शब्द को अलग अलग करेंगे, पहले ही आपने सीखा कि दो शब्द आपस में मिलेंगे, ठीक है, दो शब्दों के मेल से जो बनेगा वही समास कहलाता है। तो दो शब्द मिलेगा, यानी एक पहला शब्द होगा और एक दूसरा शब्द होगा। तो जब दोनों को अलग कर देंगे, पहला को एक तरफ दूसरा को एक तरफ, तो यहाँ पे दो शब्द दिखाई देंगे। तो जब अलग करेंगे तो पहला वाला जो शब्द होगा उसको कहेंगे पूर्व पद, और जो बाद वाला शब्द होगा उसको कहेंगे उत्तर पद। ध्यान दीजिएगा, जब समास विग्रह करेंगे तो उसमें दो शब्द जो अलग अलग होंगे तो पहले वाले शब्द को पूर्व पद कहा जाएगा और बाद वाले शब्द को उत्तर पद कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा जा रहा है राजपुत्र, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा जा रहा है राजपुत्र। एक शब्द है राजा और एक शब्द है पुत्र, यानी यहाँ पे देखिए दो शब्द आपस में मिला, एक राजा और एक पुत्र, एक राज यानी राजा और एक पुत्र, तब यहाँ पे बन गया राजपुत्र, ते बन गया समास। ये हो गया समासिक शब्द हो गया। जब आपस में मिला हुआ रहेगा तब कहेंगे समासिक शब्द। यहाँ पे राज और पुत्र दो शब्द आपस में मिले हैं और दोनों को मिलने से देखिए बन गया तीसरा शब्द, यानी राजपुत्र। तो एक राज और एक पुत्र, यहाँ पे दो शब्द है। अब दोनों शब्दों को मिलने से एक में मिला गया तो यहाँ पे समासिक शब्द बना। यदि फिर से इसको अलग करेंगे तो फिर से अलग करने के बाद जो होगा उसको कहेंगे समास विग्रह। जैसे यहाँ पे देखिए राजपुत्र है, इसको अलग अलग किए, राजा का पुत्र। यहाँ पे राजा एक पहला शब्द था, पुत्र दूसरा शब्द है। तो हमने अभी पहले ही बताया कि अगर समास विग्रह करेंगे, इस विग्रह के मतलब तोड़ना, जो समासिक शब्द था जब इसको तोड़ेंगे अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करने के बाद जो पहला होगा उसको कहेंगे पूर्व पद। तो यहाँ पे राजा का पुत्र, तो पहला शब्द आ रहा है, पहला जो पद आ रहा है वो है राजा, यानी पूर्व पद हो गया पहला, और जो बाद में आ रहा है पुत्र, इसको कहेंगे उत्तर पद।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि समास विग्रह करने के बाद पूर्व पद किसको कहेंगे और उत्तर पद किसको कहेंगे। यानी राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो पहला जो आएगा उसको पूर्व पद यानी पहले वाला, और बाद में जो आएगा उसको कहेंगे उत्तर पद यानी बाद वाला। ठीक है, उत्तर पद मतलब बाद वाला शब्द और पूर्व पद मतलब पहले वाला शब्द। तो समास विग्रह करने के बाद उसमें 2 पद बनेंगे, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये तो समास से रिलेटेड कुछ जानकारी है, ये परिभाषा बताया जा रहा था। यानी आप समझ गए होंगे कि समासिक शब्द को जब फिर से हम अलग करेंगे तो समास विग्रह कहलाएगा, और समास जब विग्रह कर देंगे तो उसमें 2 पद बनेंगे। चूंकि 2 पद को मिलाने से ही, 2 शब्द को मिलाने से ही समास बना था, इसलिए जब अलग अलग करेंगे तो 2 ही शब्द मिलेंगे, और 2 शब्द मिलेंगे तो पहला शब्द को कहेंगे पूर्व पद और दूसरा शब्द को कहेंगे उत्तर पद। यानी पहला पद या शब्द को पूर्व पद और बाद वाला के शब्द या पद को उत्तर पद कहेंगे। चलिए, तो समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि समासिक शब्द को अलग करना क्या कहलाता है, तो आप कह सकते हैं समास विग्रह। या समास विग्रह को जब अलग करेंगे तो कितने पद बनेंगे, तो 2 पद, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। बाद वाले शब्द को उत्तर पद और पहले वाले शब्द को पूर्व पद। अब चलिए ध्यान देते हैं, समास के मुख्य रूप से 6 भेद बताए गए हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद बताया गया, और 6 भेद को हम लोग आसानी से आज खत्म करेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो पहला समास का नाम लिखा जा रहा है अवयवी भाव समास। पहला समास है अवयवी भाव समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास, और छठा है तत्पुरुष समास। चलिए, तो बारी बारी से सभी समास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं अवयवी भाव समास के बारे में। इसमें क्या होता है, कुछ है नहीं, आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप समझेंगे, और आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले अवयवी भाव समास है क्या। तो पहले ही आपको जिक्र कर दिया गया कि समास में जब भी मिलेगा तो आपको 2 पद रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। समास में जब भी जिक्र करेंगे तो 2 पद हमेशा आएगा। तो चलिए, अवयवी भाव समास, अवयवी भाव ये भी समास है, समास का हिस्सा है, अंग है, इसका प्रकार है। तो पहला अवयवी भाव समास। अब इसमें भी आपको 2 पद मिलने वाला है, जितना भी समास पढ़ेंगे सब में 2 पद का जिक्र होगा, इसलिए पद को भूलना नहीं है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। चलिए, तो अवयवी भाव समास कहता है कि जिस समास में पहला पद, देखिए अभी हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि 2 पद जरूर जिक्र होगा, पहला पद और दूसरा पद, यानी पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद। चलिए, तो ध्यान देंगे, जिस समास में पहला पद प्रधान, प्रधान का मतलब मेन, लेकिन छोटा और कम अर्थ देने वाला होता है। जिस समास में पहला जो पद होगा, पूर्व जो पद होगा, वो छोटा रहेगा लेकिन मेन रहेगा और वो कम अर्थ देगा। और उसके बाद कहता है कि तथा दूसरा पद जो होगा वो बड़ा होगा, ज्यादा अर्थ रखेगा। ऐसा अगर आपको पता चलता है तो उसको हम कहेंगे अवयवी भाव समास। अगर इससे समझ में नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेना है, अभी और चीजें इसमें। बात यही स्पष्ट रूप में कहा गया कि जिस समास में, आप जाने कि 2 पद होता है हर एक समास में, तो पहला पद जो रहेगा अगर वो छोटा रहेगा तो छोटा रहेगा तो कम अर्थ देगा, जो ज्यादा बड़ा रहेगा ज्यादा अर्थ देगा। ठीक है, तो छोटा रहेगा, कम अर्थ वाला रहेगा, लेकिन छोटा जरूर है लेकिन वो मेन वही रहेगा, माने प्रधान रहेगा उस समास में। तो पहला पद प्रधान होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कम अर्थ रखने वाला होना चाहिए, और दूसरा यानी बाद वाला जो पद होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए और ज्यादा अर्थ रखने वाला होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा जा रहा है आजीवन। आप ध्यान दीजिएगा, आजीवन एक जीवन शब्द है और एक आ शब्द है। ठीक है, आजीवन को यदि अलग अलग करेंगे, आजीवन का मतलब हो जाएगा जीवन भर, आजीवन का मतलब होता है जीवन भर। जब समास विग्रह करेंगे, जैसे कह देगा आपको कि आजीवन का समास विग्रह करे, तो आजीवन का समास विग्रह हो जाएगा जीवन भर, आजीवन का समास विग्रह जीवन भर, अलग अलग करेंगे तो जीवन भर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक आ है और एक जीवन है। अगर आप जनरली ऐसे बोलते हैं, केवल जीवन की बात करते हैं, तो जीवन मतलब सिंपल सा जीवन, लेकिन अगर जीवन में हम लगा दिए आ, तो देखिए एक आ पहला पद और जीवन दूसरा पद। अब आ जो है एक छोटा है लेकिन कम अर्थ रख रहा है, छोटा है लेकिन प्रधान यही है, मेन है। आ लगा देने का मतलब कि अब जिंदगी भर की बात कर दिए। ऐसे अगर जीवन केवल कहते तो केवल जीवन का मतलब जीवन होता, लेकिन अगर आ लगा दिए, देखने में छोटा है लेकिन इसका अर्थ पूरा एकदम मैंने मेन यही अब बताने लगा, तो मेन अर्थ बता दिया। आजीवन का मतलब जिंदगी भर की बात कर दिया। तो देखिए पहला जो पद है छोटा है, मुख्य है, कम अर्थ देने वाला है। अच्छा, आ का उतना अर्थ नहीं है जितना का जीवन का अर्थ है। जीवन दूसरा पद था लेकिन बड़ा भी है और ज्यादा अर्थ देने वाला, चूंकि मेन जीवन है तो ज्यादा अर्थ जीवन से निकल रहा है, आ से उतना नहीं निकल रहा है। लेकिन आजीवन हो गया तो समझिए कि ये जीवन भर का, ये हो गया आपका अवयवी भाव समास, यानी पहला पद छोटा, दूसरा पद
बड़ा हो जाएगा। आमरण, आमरण का मतलब मरने तक, ये भी हो जाएगा अवयवी भाव समास। प्रतिदिन, अगर केवल दिन की बात करें, अच्छा यहाँ पे देखिए पता नहीं चलेगा, एक तरफ है प्रति और एक तरफ है दिन, मतलब प्रतिदिन। अब यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्रधान और कम अर्थ देने वाला, ज्यादा अर्थ देने वाला पता चल रहा होगा। प्रति, ऐसे दिन कहने का मतलब कि दिन, ठीक है, ज्यादा अर्थ इसी का होगा दिन का। अब प्रति लगा दिए तो प्रत्येक दिन या हर रोज। अगर इससे पता नहीं चलता है तो आपको घबराना नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर, आगे की ओर। अगर इससे पता नहीं चलता है तो टेंशन नहीं लेना, छोड़ देना है। अगर ये मालूम नहीं चला, लग रहा है क्या अकर बकर लिख रहे हैं, जिस समास में पहला पद प्रधान, छोटा, कम अर्थ देने वाला, दूसरा पद बड़ा, ज्यादा अर्थ रखने वाला होता है, अगर ये पता नहीं चलता है तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। ट्रिक में लिखा जा रहा है कि जब एक ही शब्द बार बार अर्थात कई बार आता है, अगर आपको एग्जाम्पल में दिया जाए, परीक्षा में आ जाए, ठीक है, उदाहरण देगा, जैसे आपको बोल देगा कि रातों रात में कौन सा समास होगा, आपको तो केवल पहचानना है कि कौन सा समास होगा। ऑप्शन रहेगा अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो जो समास होगा आपको पहचान करके जवाब देना है, तो केवल आपको पहचानना है। तो देखिए, जब एक ही शब्द बार बार यानी रिपीट होता है, एक ही शब्द का बार बार रिपीटेशन होता है, तब उसको कहते हैं अवयवी भाव समास। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिखा जा रहा है रातों रात, यहाँ भी रात, यहाँ भी रात, यानी रात और रात का बार बार रिपीट हो रहा है, रातों रात, एक ही शब्द तो आ रहा है, यहाँ भी रात, यहाँ भी रात, यानी एक ही शब्द को कई बार रिपीट किया गया, तो रातों रात कौन समास हो जाएगा? अवयवी भाव समास। उसी प्रकार से अगर बोला जाए दिनों दिन, तो दिन और दिन मतलब दोनों शब्द एक ही शब्द है जो बार बार रिपीट हो रहा है, दिनों दिन, इधर भी दिन इधर भी दिन, इसका मतलब अवयवी भाव समास। हाथों हाथ, इधर भी हाथ इधर भी हाथ, यानी बार बार एक ही शब्द का रिपीट होना अवयवी भाव समास कहलाएगा। बातों बात, कानों कान, लातों लात, जो भी आप कहिए, है ना, सब हो जाएंगे अवयवी भाव समास, जब एक ही शब्द का बार बार रिपीट होगा। ठीक है, हो सकता है आपको एग्जाम में बहु यही एग्जाम्पल आ जाए कि रातों रात में कौन सा समास हो जाएगा, हाथों हाथ में कौन सा समास होगा, तो एक ही शब्द का बार बार आना अवयवी भाव समास कहलाएगा। यदि आपको ये चीज पता नहीं चलता है तो एक ही शब्द यदि बार बार आएगा तो उसको कहेंगे अवयवी भाव समास। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और ऐसा एग्जाम्पल आएगा तो आप उससे लाभ उठा सकते हैं। अगर इससे भी बात नहीं बनता है तो एक ट्रिक और बताया जा रहा है। कहा जाता है कि जिस समास में पहले, देखिए ध्यान दीजिएगा, या कोई भी एग्जाम्पल उदाहरण आपको दिया जाए, ठीक है, एग्जाम में हो या कहीं भी हो, अगर एग्जाम्पल आपको दिया जाता है तो आपको नजर आएगा कि पहले आखिर क्या से शुरुआत मतलब शुरू हो रहा है। जैसे कहता है कि अगर शुरुआत में किसी शब्द के शुरुआत में जो समासिक शब्द होगा अनु आ जाए, या आ नजर आए, या प्रति नजर आए, या भर नजर आए, या हर, या नी, या प्र, या बे, या यथा, या यावत, या उप, ये सब अगर आपको नजर आता है इतना चीज, तो आपको आसानी से बोल मतलब बता देना है कि वो अवयवी भाव समास होगा। ध्यान दीजिएगा, जिसके शुरुआत में अनु नजर आए, या आ नजर आ जाए, या प्रति लगा हो, या भर लगा हो, या हर लगा हो, या नी लगा हो, या प्र लगा हो, या बे लगा हो, या यथा लगा हो, या यावत लगा हो, या फिर उप लगा हो, अगर इतना चीज से किसी शब्द का शुरुआत होता है और पूछता है कि इसमें कौन समास होगा, तो आप आंख मूंद करके कह सकते हैं वो अवयवी भाव समास होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अनु से शुरुआत होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पूछ देगा कि अनुरूप में कौन सा समास होगा, अनुरूप में, तो शुरुआत देख लीजिए ना क्या चीज से हो रहा है, तो अनु से, रूप है और अनु है, तो अनु लगा हुआ है इसलिए अवयवी भाव समास, चूंकि जिक्रा में अनु लगा रहता है अवयवी। अनुकूल, एक अनु है पहला पद और दूसरा पद कुल, तो अनुकूल, अनु लगा हुआ है इसलिए अवयवी भाव समास, कोई टेंशन नहीं लेना है। या आ लगा रहे, आ जन्म, आमरण, सब में आ से शुरुआत हो रहा है, जन्म में आ लगा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा अवयवी भाव समास। या बोलता है प्रति, तो प्रति देखिए, प्रति माह, प्रति से शुरू हो रहा है, प्रति से, प्रति माह, प्रतिदिन, प्रति लगा हुआ है तो प्रति लगा हुआ रहेगा, तो वो भी कहलाएगा अवयवी भाव समास। उसके बाद कहा था कि भर से शुरू हो, जैसे भर पेट, भर पेट यानी भर लगा हुआ है, तो ये भी अवयवी भाव समास हो जाएगा। हर लगा हुआ रहे, जैसे हर घड़ी, हर घड़ी, हर घड़ी, तो हर लगा हुआ है, घड़ी में हर लगा हुआ, तो हर से शुरुआत हुआ इसलिए अवयवी भाव समास होगा। नी से शुरुआत हो, जैसे नीडर, नीडर, तो नी से शुरू हो रहा है इसलिए भी हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। प्रत्येक यानी प्र लगा हुआ है, देखिए प्र, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक में कौन समास होगा, तो अवयवी भाव समास होगा। या बे लगा हुआ, जैसे बेरहम, बेरहम, तो बे से शुरुआत हो रहा है, यह भी हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। बेकाम, जो बिना काम का होता है, बेकाम, बे से शुरू हो रहा है इसलिए भी अवयवी भाव समास। यथा नाम, जैसे यथा लगा हुआ है, यथा नाम, यथा कर्म, यथा कर्म या फिर यथाक्रम, ये सब हो जाए जिसमें यथा लगा हुआ रहता है, अवयवी भाव समास। उपकुल, देखिए उप लगा हुआ है,
तो आप समझ रहे होंगे कि जेकरा में ये सब शब्द लगा हुआ रहे, अनु, आ, प्रति, भर, हर, नी, प्र, बे, यथा, यावत, उप, ये सब चीजों से अगर शुरुआत होता है तो उसको हम मानेंगे अवयवी भाव समास। और उम्मीद है कि इतना सा आपको फालतू अवयवी भाव समास नहीं पूछा जाएगा, तो आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से समझ रहे होंगे, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे जिसका नाम है कर्मधारय समास। चलिए सबसे पहले जानते हैं कर्मधारय समास आखिर कहते किसको है। कर्मधारय समास जिस समास का पहला पद विशेषण हो। ध्यान दीजिएगा, चूंकि आप जानते हैं कि समास में दो पद होते हैं, एक पहला पद और एक दूसरा पद। तो जेकरा में पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा जो पद हो वो विशेष्य हो, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। अब सवाल यह है कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। विशेषण का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। और जो चीज से आप विशेषता बतलाते हैं, जैसे मान लिया जाए, कहा जाए काली टोपी। अब एक टोपी है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो टोपी है जो काली है ना। तो काली जो हो गया वो विशेषता हो जाएगा, ठीक है। और टोपी जो हो जाएगा वो विशेष्य हो जाएगा। मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। और जो चीज से आप विशेषता, जैसे मान के चले अच्छा या बुरा जो भी कहेंगे किसी चीज के बारे में, तो उसको कहते हैं विशेषण। उसको क्या बोला जाएगा, विशेषण बोला जाएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कर्मधारय समास में कि वैसा समास जिसका पहला पद जो हो विशेषण हो तथा दूसरा पद जो है विशेष्य हो, उसको कहते हैं कर्मधारय समास। अब इसमें कुछ ट्रिक है जिसको हम लोग ध्यान देंगे। ट्रिक में पहला बताता है, पहला ट्रिक क्या है कि पहला पद विशेषता बतलाता है, यानी पहिलका जो पद होगा समास का वो विशेषता बतलाएगा। दूसरा में है कि दूसरे पद की तुलना होती है, मतलब दूसरा का जो बाद वाला जो पद होगा उसको किसी न किसी चीज से हम लोग तुलना करेंगे। और या फिर तीसरा जो ट्रिक है कैसा है, अगर ऐसा उसमें पूछेंगे तो इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ये तीनों में से कोई चीज आप एक देखिएगा कि मैंने फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या तो पहला पद आपको नजर आ जाना चाहिए कि विशेषता है, मतलब विशेषण है जो विशेषता बतला रहा है। या तो लास्ट वाला पद की तरफ देखिएगा तो उसमें ऐसा लगेगा कि इस पद को किसी न किसी चीज से तुलना किया जा रहा है। या तो फिर आप उसमें प्रश्न करेंगे, सवाल करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। तीनों में से कुछ भी अगर आपको नजर आता है तो आप समझ जाएंगे कि वो है कर्मधारय समास। जैसे अगर नहीं समझ में आता तो हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे में देखिएगा नील गगन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक नील है और एक गगन है, नील जोड़ गगन, यानी पहला पद हो गया नील और दूसरा पद हो गया गगन। अब इसका मतलब ये हुआ, सवाल क्या कहता है नील गगन में कौन सा समास होगा। अब इसको पूछा जाए कि नील गगन में कौन सा समास होगा। अब एक तरफ नील है पहला पद और दूसरे तरफ यानी दूसरा पद है गगन। अब कर्मधारय समास कहते हैं क्या, तो पहला पद होना चाहिए विशेषण। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो नील गगन मतलब नीला है जो गगन, यानी गगन का मतलब आकाश, गगन का मतलब होता है आकाश। अब आकाश के बारे में कह रहा है, गगन के बारे में कह रहा है कि गगन जो है वो नीला है, गगन जो है नीला है, तो इसका मतलब कि नीला विशेषण हो गया। अच्छा विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, तो गगन की, मतलब गगन के बारे में कह रहे हैं। इसका मतलब कि दूसरा जो पद है गगन वो विशेष्य हो जाएगा। पहला पद जो नील है यानी नीला, ये हो गया आपका विशेषण और दूसरा पद हो गया विशेष्य। तो ऐसा होता है तो उसी को तो बोलते हैं कर्मधारय समास। या नहीं पता चलता है तो देखिए बता रहा था ट्रिक में, पहला पद विशेषण तो नीला विशेषण है, दूसरा पद की तुलना होता है किसी से, तो नहीं तो अगर पहला पद नहीं पता चला तो दूसरा पद को देखिए, जैसे गगन, तो गगन कैसा है, तो गगन की तुलना कर रहे हैं केकरा से, तो नीला से, नीला जो रंग होता है उससे तुलना कर रहे हैं गगन का। अगर इससे भी नहीं पता चलता है तो एक सवाल करके देखेंगे कि गगन कैसा है, गगन कैसा है, तो इसका जवाब मिला कि गगन नीला है, यानी गगन कैसा है तो इसका जवाब मिल जा रहा है कि गगन नीला है। तो अगर ऐसा होता है तो समझेंगे हम कर्मधारय समास है। या फिर देखिए चंद्रमुखी, चंद्रमुखी चंद्र जोड़ मुखी, यानी पहला पद होगा चंद्रमुखी में चंद्र और दूसरा पद होगा मुखी, यानी कहने का मतलब जो मुंह जो है, मुख जो है वो चांद के समान है, मुख जो है, मुंह जो है चांद के समान यानी चंद्र के समान है। अब यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि मुंह कैसा है, तो चांद के समान है,
मुंह कैसा है, तो चंद्र के समान, यानी जवाब मिल रहा है। और नहीं तो देखिए जो मुंह है इसको तुलना कर रहे हैं, यानी दूसरे पद की तुलना की जा रही है चंद्रमा से, यानी मुख जो है दूसरा पद इसको तुलना कर रहे हैं चांद से, यानी मुख है चांद के जैसा, है ना। यानी चंद्र जो है, चांद जो है, ये विशेषण हो गया, और मुख की विशेषता बतला रहे इसलिए विशेष हो जाएगा। सब फॉलो कर रहा है इसलिए हो जाएगा कर्मधारय समास। या महावीर, महान है जो वीर, वीर कैसा है, तो महान है, इसका भी जवाब मिल रहा है। और नहीं तो वीर की तुलना कर रहे हैं महान से, यानी महान है जो वीर। या महारत्न, प्रधानाध्यापक, महाराज, पीताम्बर, नीलकमल, प्राण प्रिय, ये सब जो होंगे कर्मधारय होंगे। टोटल जो होगा कर्मधारय समास का एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम में आपको इसी में से कुछ आ जाए, उदाहरण जो दिया जा रहा है, तो आप काम चला लेंगे। नेक्स्ट समझते हैं अब द्विगु समास के बारे में। कर्मधारय समास तो समझ में आ गया होगा कि पहला पद क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए, दूसरा पद विशेष्य होना चाहिए। यानी समझिए कि जो लास्ट में जो पद रहेगा ओकरा किसी न किसी से तुलना कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कर्मधारय समास। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलेंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है पूछ देगा कि चंद्रमुखी का समास विग्रह करें, चंद्रमुखी का समास विग्रह करें, मतलब अलग अलग करके बताना है, तो कह सकता है चांद के समान मुख वाली। या महावीर का समास विग्रह करें, तो महान है जो वीर, ये हो जाएगा समास विग्रह। या बोल देगा कि नील गगन का समास विग्रह करें, तो नीला है जो गगन, वो हो जाएगा नील गगन। ठीक है, या पूछ देगा कि महारत्न का समास विग्रह करें, तो महान है जो रत्न। प्रधानाध्यापक का समास विग्रह करें, तो प्रधान है जो अध्यापक, यानी जो अध्यापक प्रधान हो, हेड हो, उसको प्रधानाध्यापक। महाराज, महान है जो राज। पीताम्बर, पित है जो अंबर। नीलकमल, नीला है जो कमल। प्राण प्रिय, है ना, जो प्राण जो हो एकदम बिल्कुल प्रिय हो, ठीक है, वो प्राण प्रिय। चलिए ठीक है, ये था कर्मधारय समास। अब हम लोग चलेंगे द्विगु समास के, द्विगु समास को चलते हैं। जो तीसरा समास है द्विगु समास, तो द्विगु समास किसको कहेंगे, तो देखिए तो और आसान है। जिस समास में अगर आपको ऐसा लगे कि शुरुआत हो रहा है किसी संख्यावाचक से, यानी स्टार्टिंग में लगे कि कोई ना कोई संख्या के बारे में कह रहा है, तो संख्या के बारे में कहेगा तो वो हो जाएगा द्विगु समास। अगर किसी से तुलना करेंगे तब कर्मधारय समास। और अगर संख्या से स्टार्ट हो, ऐसा लगे कि मैंने कोई ना कोई संख्या के बारे में कह रहा है, जैसे 2, 4, 6, 5 ये सब संख्या है, तो संख्या के बारे में अगर बताएगा तो उसको कहेंगे हम लोग द्विगु समास। यानी जिस समास का पहला पद संख्यावाचक तथा दूसरा पद किसी समूह का बोध कराता है। बाद वाला को देखिएगा तो लगेगा कि बहुत सारा समूह में है, और पहिलका वाला पद को देखिएगा तो लगेगा कि कोई ना कोई संख्या का बोध करा रहा है, तो वैसे समास को बोलेंगे द्विगु समास। ट्रिक क्या यहाँ पे बनेगा, जिसमें संख्या वाला शब्द का प्रयोग हो, वैसा समास जेकरा में संख्या वाला शब्द का प्रयोग रहेगा उसको कहेंगे द्विगु समास। याद रखिएगा, संख्या का बोध वाला रहेगा, संख्या वाला रहेगा तो द्विगु समास। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, चौराहा। अब देखिए चौ का मतलब चार, यानी चौराहा मतलब चार राहों का मिलन। चौराहा बोलते हैं जहां पे चार रास्ता आकर के आपस में मिलते हैं, या फिर जहां से चार तरफ के रास्ता निकलते हैं उसको बोलते हैं चौराहा। यानी पूछा कि चौराहा का समास विग्रह करें, तो चार राहों का मिलन। या चार राहों का समूह, जहां पे मिलेगा आकर के चार राह, वही उसी को बोलेंगे चौराहा। तो चार क्या है, संख्या है, तो संख्या का बोध करा दिया, द्विगु समास हो गया। बोल देगा नवरात्र, नवरात्र का मतलब 9 रातों का समूह, तो लास्ट वाला देखिए समूह का बोध करा रहा है, पहिल का संख्या का बोध करा रहा है। 9 क्या है, संख्या है, तो संख्या का जैसा ही बोध कराएगा वो हो जाएगा द्विगु समास। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। त्रि क्या है, त्रि का मतलब 3 संख्या है, और लोक मतलब लोकों का समूह है, तो 3 लोकों का समूह। पहिल का पद 3 संख्या, और बाकी वाला बच्चा जो समूह हो गया। तो पहिल का पद जब संख्या नजर आ जाए, जैसे देखिए नव मतलब 9, त्रि माने 3, चौ का मतलब 4, ये सब संख्या का बोध करा रहा है। नहीं तो और भी देख लीजिए, दशक, दशक बोलते हैं 10 वर्ष को, यानी 10 सालों का समूह उसको कहते हैं दशक, तो 10 जो है संख्या है। सप्ताह, 7 दिन के समूह को कहते हैं सप्ताह, यानी सप्ताह मतलब 7 दिन का समूह। इससे स्पष्ट हो रहा है कि संख्या का बोध करा रहा है, 7 क्या है, संख्या है। महीना, 30 दिनों के समूह को बोलते हैं महीना, इसका मतलब 30 संख्या आ गया पहिल के पद पे, तो पहला पद हो गया संख्या, इसलिए हो जाएगा द्विगु समास। शताब्दी, 100 सालों के समूह को शताब्दी कहते हैं, यानी 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं।
तो शताब्दी शत का मतलब 100, तो 100 क्या है संख्या है। दोपहर है ना, दोपहर मतलब दोपहर, जिसमें दो पहर हो तो दो क्या है संख्या है। तिरंगा, 3 रंग का समूह को तिरंगा कहेंगे, यानी 3 क्या है संख्या है। पचरंगा, 5 रंगों के समूह को बोलेंगे पचरंगा, तो 5 क्या है संख्या है। नवरत्न, तो नवरत्न नव क्या है 9, यानी 9 रत्नों का समूह नवरत्न कहलाएगा, तो संख्या है। चतुर्भुज, 4 भुजा वाला को बोलेंगे चतुर्भुज, तो चतुर मतलब 4, तो 4 भुजा वाला तो 4 संख्या है। त्रिराहा, तो त्रि क्या है संख्या है। यानी आप समझ गए होंगे, जेकरा में संख्या से स्टार्ट होगा ओकरा बोलेंगे द्विगु समास, और जेकरा में विशेषण रहेगा पहिल का सब, ठीक है, पहिल का पद विशेषण, काला पीला ब्लू नीला जो भी कह दे विशेषण ओकरा बोलेंगे कर्मधारय समास। पहिल का पद विशेषण तब कर्मधारय, पहिल का पद संख्या तो ओकरा कहेंगे द्विगु समास। अब चलते हैं चौथा समास द्वंद्व समास की ओर, ठीक है। द्वंद्व समास क्या है, देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, तो बताया जा रहा है कि ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी समास में टोटल 2 पद होते हैं, पहला और दूसरा, जेकरा में दोनों पद की प्रधानता हो, है ना, जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे उसको कहते हैं द्वंद्व समास। नाम है द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब 2, यानी दोनों पद जो है वो प्रधान होगा। इसमें ट्रिक क्या बनेगा, तो ट्रिक पहचानने का नियम यही है, सबसे आसान द्वंद्व समास है। देखिए दोनों पद एक दूसरे का उल्टा रहेगा, अगर आप एग्जाम्पल में देगा तो देखिएगा दोनों एक दूसरे का उल्टा रहेगा तो वो द्वंद्व समास होगा। अगर उससे पता नहीं चलता है तो आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों बराबर रहेगा, जितना मान पहिलका का रहेगा उतना ही मान दूसरको का रहेगा, दोनों आपस में बराबर रहेगा। अगर इससे भी पता नहीं चल सकता है तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों के बीच में और का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। अगर वो भी नहीं मालूम चलेगा तो आप देखिएगा दोनों शब्द लिखा हुआ रहेगा, दोनों पद जो रहेगा दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह, जेकरा योजक कहते हैं, हिंदी में इसको योजक कहते हैं, यानी माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, ठीक है, माइनस तो दिखाई देगा। या फिर एक दूसरे का उल्टा रहेगा, साफ साफ बात, तो उसको बोलेंगे द्वंद्व समास। जैसे देखिए एग्जाम्पल में स्वर्ग नरक, यानी स्वर्ग और नरक, यहाँ पे और छिपा हुआ, और नहीं तो देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ, और नहीं तो स्वर्ग का उल्टा होता है नरक, नरक का उल्टा स्वर्ग, एक दूसरे का उल्टा है। और नहीं तो कह सकते दोनों का मान बराबर, जितना अपने आप में स्वर्ग है उतना ही अपने आप में नरक का भी मान, माने सब अपने आप में 100% होता है ना, तो जितना स्वर्ग अपने आप में उतना ही नरक भी, यानी दोनों बराबर है अपने जगह पे, माइनस का चिन्ह भी लगा हुआ, एक दूसरे का उल्टा भी है, तो वैसे समास को बोलेंगे द्वंद्व समास। रात दिन, रात और दिन, रात का उल्टा दिन, दिन का उल्टा रात, इसका मतलब द्वंद्व समास, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ यानी योजक चिन्ह। सुख दुख, सुख और दुख, सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा सुख, एक दूसरे का उल्टा। लाभ हानि, एक दूसरे का उल्टा। माता पिता, काला गोरा, राजा रंक, या और भी बताया जा रहा है अपना पराया, ये सब एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। अभी समास पढ़ रहे थे, एकरा से विपरार्थक शब्द भी आप सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि समास लाभ हानि या सुख दुख समास पढ़ रहे हैं तो समास में यूज होगा। कभी आपको एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए परीक्षा में कि सुख का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो आप बता सकते हैं दुख। रात का विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द क्या होगा, तो दिन। आप कहीं से किसी भी तरह से पूछा जाए तो हर चीज में आप यूज कर सकते हैं, केवल आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो राजा और रंक, राजा का उल्टा क्या होगा, रंक होता है। राजा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, रंक। अपना का उल्टा क्या होता है, पराया। पराया का विपरीतार्थक क्या होगा, अपना हो जाएगा। तो अगर एक दूसरे का उल्टा होता है तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास, एक दूसरे के उल्टा वाला को बोलेंगे द्वंद्व समास। चलिए तो यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर पहिलका पद विशेषण हो, यानी दूसरका पद को किसी दूसरे से तुलना करते हैं, तब ओकरा कहते हैं कर्मधारय समास। अगर पहिलका पद किसी संख्या का बोध करा देता है तब कहते हैं द्विगु, संख्या वाला द्विगु, और किसी से तुलना करेंगे तो कर्मधारय, और अगर एक दूसरे का उल्टा रहता है तब बोलते हैं उसको द्वंद्व समास। अब चलते हैं बहुब्रीहि समास की ओर, है ना। तो बहुब्रीहि समास देखिए किसको कहते हैं, ठीक है, जिस समास में कोई पद प्रधान न हो, मतलब 2 पद होता है समास में, पहला पद और दूसरा पद, जेकरा में न पहिल के प्रधान रहे न दूसर के प्रधान रहे, है ना, तीसरा पद कोई दूसरा माने तीसरा वाला अन्य वाला प्रधान हो जाए। मतलब आप जानते होंगे कि जब 2 लड़ता है तो तीसरा फायदा उठा लेता है ना। तो जिसमें 2 पद मतलब 2 जो पद रहता है, दोनों पद में से कोई प्रधान ना होता है, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है,
तो ओकरा कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे इसमें अब ट्रिक क्या बनेगा, तो ट्रिक बनेगा दोनों पद मिलकर किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं जो ब्रह्मांड में केवल एक ही होता है। जब दोनों पद को मिलाइएगा तो मिलाने के बाद ऐसा बन जाएगा जैसा लगे कि ब्रह्मांड में, संसार में केवल एक ही है और वैसा कोई है नहीं, तब उसको बोलेंगे बहुब्रीहि समास। जैसे देखिए एग्जाम्पल में बताया जा रहा है नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब नीला है जिनका कंठ। अब नीला है जिनका कंठ, जेकर कंठ नीला बोलते हैं शिव को, ठीक है। नीलकंठ कहा जाता है शिव को, नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ अर्थात शिव। अब यहाँ पे एक समस्या होता है, देखिए नीलकंठ सबको नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं कि कोई अगर नील से लेप कर लेगा कंठ में तो शिव कहलाएगा, शिव नहीं कहलाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में शिव एक ही पैदा हुए, एक ही है शिव, इनके अलावा और कोई शिव नहीं बने। इसलिए एकरा में न तो नील प्रधान हुआ न तो कंठ प्रधान हुआ, प्रधान हो गया कौन, शिव। यानी दो को देखिए दोनों पद में से किसी की प्रधानता नहीं हुई, कोई तीसरा पद प्रधान हो गया शिव। गिरिधर, गिरि का मतलब पहाड़, धर का मतलब धरने वाला, धारण करने वाला। तो जो पहाड़ को धारण करता है, जो पहाड़ को मतलब गिरि को धारण करने वाला, वो है कृष्ण। कृष्ण को गिरिधर कहा जाता है। अब ऐसा नहीं कि कोई पहाड़ ऐसा ही कोई फोटो वोटो में पेपर उपर वाला उठा लेगा बोला कि हम भी कृष्ण बन गए, नहीं। गिरि को धारण करने वाला एक ही थे जिनका नाम था कृष्ण, यानी ब्रह्मांड में केवल एक ही है कृष्ण। अब कोई का नाम होगा पापा के कृष्ण तो ना समझने हो कि वही कृष्ण है ना। देखिए तो गिरधर मतलब गिरि को धारण करने वाला, ठीक है। दशानन, दशा, दस है आनन जिनका, माने जेकर 10 गो आनन रहे, आनन माने मुंह होता है, आनन माने मुंह, जिसका मुंह कै गो, 10 गो। तो 10 गो मुड़ी केकर होता है, रावण का, यानी 10 मुड़ी वाला को रावण कहते हैं। तो दशानन रावण को कहा जाता है। तो ना तो 10 प्रधान हुआ ना तो आनन प्रधान हुआ, प्रधान हो गया तीसरा पद। तो देखिए अब समस्या ये है, जैसे पंचवटी, बीना पाणी, चक्र पाणी, मुरारी, मुरारी कहते हैं कृष्ण को, चक्र पाणी कहते हैं विष्णु को। जेकर हाथ में चक्र हो, पाणी मतलब हाथ, चक्र माने चक्र, जेकर हाथ में चक्र हो चक्र पाणी। बीना पाणी, जेकर हाथ में बीणा हो सरस्वती। अब देखिए सवाल ये यहाँ पे होता है, अब नीलकंठ जेकर कंठ नीला, कंठ कैसन, तो नीला। अब नीला यहाँ पे हो गया विशेषण, और जेकरा में पहिल का पद विशेषण हो जाता है तब वो कहलाता है कर्मधारय समास, है ना। अब ये बताए कि जेकरा में संख्या पहिल का आ जाए, जैसे दशानन, 10 क्या है, संख्या है, तो होना चाहिए आपको कौन समास, संख्या वाला द्विगु समास। अब यहाँ पे तो सवाल खड़ा हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। आप लोग भी बाहर जाकर टेक लो सर जी के कहीं सर अभी आप बताएं कि जेकरा में पहले विशेषण आ जाए वो हो जाएगा कर्मधारय समास, और जेकरा में पहले संख्या का बोध हो जाएगा वो कहलाएगा द्विगु समास। और आप यहाँ नीचे बता रहे हैं बहुब्रीहि समास, है ना। तड़का के तो ही तेज का बोलिएगा ना, अच्छा, मैंने हम लोग को बुड़बक बना रहे हैं। चलिए देखिए अब ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा समस्या हो जाए तो देखिए ध्यान देंगे, नोट में लिखा जा रहा है कि यदि विकल्प में बहुब्रीहि समास भी रहे, कर्मधारय और द्विगु समास भी रहे, है ना। जेकरा में ऐसा कुछ एग्जाम्पल है जैसे दशानन, जेकरा में आपका द्विगु समास भी है और दशानन आपका बहुब्रीहि समास भी है। अब ऐसा सवाल में आ जाए ऑप्शन में दोनों रहेगा तो आप जवाब क्या दीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है नील कमल, नील कमल या नील गगन, ठीक है। अब नील कमल जो कमल नीला हो, तब नीला क्या है, विशेषण हो गया, कमल जिसकी विशेषता बतला रहे हैं, तो इस अनुसार से होना चाहिए कर्मधारय समास, लेकिन नील कमल हो जाता है आपका बहुब्रीहि समास। नील गगन होना चाहिए कर्मधारय समास भी और बहुब्रीहि समास भी। अब दोनों समास है, ऑप्शन में आपको अगर एक ही रहेगा, सपोज दैट मान लीजिए कि खाली कर्मधारय रहता, बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब तो डायरेक्ट आप कर्मधारय समास को ही मारेंगे, ऑप्शन में चूज करेंगे। अगर कर्मधारय न रहे केवल बहुब्रीहि रहे तो बहुब्रीहि ही हो जाएगा। समस्या होगा कब, जब दोनों आ जाए, कर्मधारय भी और बहुब्रीहि भी, तब वैसे हालात में आप बहुब्रीहि का चुनाव करेंगे, यानी मान्य होगा बहुब्रीहि समास वाला। कर्मधारय रहे चाहे द्विगु रहे उससे लेना देना नहीं है, कौन समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। जैसे पंचतंत्र विष्णु को बोलते हैं, पंचतंत्र विष्णु, दशानन रावण, ठीक है। अब 10 संख्या है, 5 संख्या है, तो द्विगु समास ही होगा, संख्या वाला द्विगु समास, 10 संख्या वाला द्विगु समास।
अब यहाँ पे द्विगु भी हो रहा है, बहुब्रीहि भी हो रहा है, तो जो भी होगा हम किसको ऑप्शन में चूज करेंगे, बहुब्रीहि का। अगर दोनों चीज ऑप्शन में आ जाता है, द्विगु भी और बहुब्रीहि भी, तब हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। और केवल एक रहेगा तब उसी को चूज कर लेंगे। समस्या होगा जब दोनों रहेगा तब, तो दोनों रहेगा तो ये भी मतलब केवल क्या होगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब पढ़ना है एक लास्ट जो समास बच गया, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास ध्यान दीजिएगा, बाबू हल्ला साथ कर देखिए। तो तत्पुरुष समास ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास केकरा कहते हैं। आप सबसे पहले पढ़े थे अवयवी भाव समास, ठीक उसका अपोजिट उल्टा तत्पुरुष समास है। कहता है कि जिस समास का पहला पद बड़ा, जबकि अवयवी भाव में पढ़े थे पहला पद छोटा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा। तो पहला पद बड़ा ज्यादा अर्थ रखने वाला तथा दूसरा पद छोटा कम अर्थ रखने वाला, उसी को कहते हैं तत्पुरुष समास, बिल्कुल अवयवी का उल्टा। इस समास में यानी तत्पुरुष समास में बीच का जो चिन्ह होता है या विभक्ति होता है उसका लोप कर दिया जाता है, मतलब छुपा दिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है, कुछ भी कहे तो वो होता है तत्पुरुष समास। जैसे भारत रत्न, अब कहेगा भारत रत्न में कौन सा समास होगा, तो भारत रत्न देखिए ना, इसमें चिन्ह कुछ छिपा हुआ है। भारत रत्न का मतलब कह सकते हैं भारत का रत्न। बोले कि भारत रत्न का समास विग्रह करे तो भारत का रत्न, यानी का चिन्ह देखिए छिप गया, यहां से हटा दिया गया, छुपा दिया गया है। तो का चिन्ह को छुपा दिया गया, माने कोई ना कोई चिन्ह छुपा हुआ है। भारत रत्न, भारत का रत्न, इसमें का चिन्ह हटा दिया गया है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, मतलब को चिन्ह को यहाँ पे हटा दिया गया है, छुपा दिया गया हो, यानी जेकरा में चिन्ह को हटा दिया जाता है, विभक्ति को। ठीक है, अब कहते हैं कि तत्पुरुष समास जो होता है 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, केवल ऐसा सुनने में लग रहा है कि बहुत बड़ा होगा, 6 गो भेद टोटल हम लोग समास के 6 भेद पढ़े हैं, और अकेला तत्पुरुष समास के 6 भेद है, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, बिल्कुल इजी है। आपको कारक विभक्ति चिन्ह बताए हैं, अगर जो कारक विभक्ति चिन्ह समझ गए हैं बस वही चीज है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। जैसा कि हम आप लोग को कारक के बारे में बताए थे। ठीक है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो इसमें चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, वही वाला चीज का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कारक विभक्ति का। चलिए उसमें नहीं चलेंगे, कारक विभक्ति में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी समास, तो समास का जिक्र करेंगे। तो देखिए कर्म तत्पुरुष किसको कहते हैं, तो कर्म का चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म कारक का चिन्ह होता है को। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष का मतलब किसी चिन्ह को छुपा देना, तत्पुरुष का मतलब किसी चिन्ह को छुपा देना, और कर्म के मतलब को, कर्म का मतलब कर्म का चिन्ह होता है को, और तत्पुरुष के मतलब छिपाना। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि जिस समास में को चिन्ह को छुपा दिया जाए या हटा दिया जाए उसको कहेंगे कर्म तत्पुरुष। जिसमें को चिन्ह को हटा दिया जाता है या छुपा दिया जाता है उसको कहते हैं कर्म तत्पुरुष। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है चिड़ी मार, चिड़ी मार अगर कहेगा कि इसका विग्रह करे, समास विग्रह, तो चिड़ी मार का मतलब चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला को हम लोग कहेंगे चिड़ी मार। यहाँ पे विग्रह नहीं किए हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं कि ज्यादा आसान हो जाए। तो चिड़ी मार का मतलब चिड़िया को मारने वाला, यानी को चिन्ह यहाँ पे छिपा हुआ है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को चिन्ह छिपा हुआ है। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला है ना, पॉकेट को मारने वाला, तो को चिन्ह छिपा हुआ था इसमें, इसलिए सब हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि पॉकेट मार में कौन समास होगा, तो तत्पुरुष समास। समस्या कब होगा, जब इसमें भी पूछ देगा कि पॉकेट मार में कौन समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। अब इसमें समस्या होगा तो इसके लिए पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो जेकरा में को चिन्ह छिपा हुआ रहेगा कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट है करण, तो करण का चिन्ह होता है से, और तत्पुरुष का मतलब छिपाना या हटाना। ठीक है, तो करण तत्पुरुष मतलब जिस समास में से चिन्ह या द्वारा चिन्ह को हटा दिया जाता है या फिर लोप कर दिया जाता है। लोप कर देना मतलब छिपा देना, तो जिस समास में से चिन्ह को हटा दिया जाता है या लोप कर दिया जाता है, बाबू हल्ला नहीं, ध्यान दीजिएगा, जिस समास में
से चिन्ह या द्वारा चिन्ह हटा दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है, तो उसको करण तत्पुरुष। जैसे अकाल पीड़ित, समास विग्रह कीजिए अकाल पीड़ित का, तो अकाल से पीड़ित है ना, अकाल से पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, तो से चिन्ह छिपा हुआ है अकाल पीड़ित में। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित या रेखा से अंकित, रेखा से अंकित या किसी रेखा के द्वारा अंकित, तो रेखांकित हो जाता है। के द्वारा चिन्ह यानी द्वारा चिन्ह या से चिन्ह छिपा हुआ है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, कृत मतलब लिखा हुआ किया हुआ, तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत कौन समास हो जाएगा, तो करण तत्पुरुष। आपको कारक विभक्ति चिन्ह पढ़ा है, समझिए कारक विभक्ति चिन्ह पढ़ लिए तो तत्पुरुष समास भी पढ़ लिए, बिल्कुल उसी के जैसा, खाली देख लीजिए कि कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है, आप उसको विग्रह करके देखिएगा, बोल करके देखिए कि आखिर एकरा में चिन्ह कौन सा छिपा हुआ है, तो जौन चिन्ह छिपा रहेगा वही तत्पुरुष समास, वही तत्पुरुष होगा वो। जैसे अब यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष, तो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए, संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह होता है के लिए, ठीक है। तो के लिए चिन्ह अगर के लिए चिन्ह का यदि लोप हो जाएगा या छिपा दिया जाएगा, जैसे देशभक्ति, आपसे पूछा जाए कि देशभक्ति, इसको अलग करके देखिए तो देशभक्ति का मतलब देश के लिए भक्ति, यानी देश के लिए भक्ति, इससे स्पष्ट हो रहा है कि के लिए चिन्ह छिपा हुआ है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, यानी जो कड़ी हाथ के लिए होता है ओकरा कहते हैं हथकड़ी। यज्ञशाला, यज्ञशाला, शाला का मतलब घर, जो घर होता है यज्ञ करने के लिए उसको बोलेंगे यज्ञशाला। पाठशाला, जो शाला पढ़ने के लिए हो, शाला मतलब घर, तो जो घर पढ़ने के लिए हो उसको कहते हैं पाठशाला। तो के लिए चिन्ह समय छिपा हुआ है। पूछ दे हथकड़ी में कौन समास, तो तत्पुरुष समास। अगर इसमें भी ऑप्शन दे देगा है ना कौन सा तत्पुरुष, तब कहेंगे हथकड़ी को बोल के देखिए, तो हाथ के लिए कड़ी संप्रदान तत्पुरुष। आगे है चौथा समास तत्पुरुष में आपादान तत्पुरुष। अब आपादान का चिन्ह भी होता है से और करण का भी चिन्ह होता है से। अब यहाँ पे आपादान का जो चिन्ह से होता है, तो यहाँ पे जुदाई के क्रम में या अलग होने के क्रम में से चिन्ह को हटा दिया जाए, ऐसा लगे कि जहां से अलग हो रहा है और वहां से अगर से चिन्ह को हटाया जाए तब आपादान तत्पुरुष होता है। जैसे दयाहीन, दया से हीन, शाप मुक्त, श्राप से मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त हो रहा है मतलब अलग हो रहा है ना, तो इसमें से चिन्ह छिपा हुआ है अलग होने के क्रम में, तब ये हो जाएगा आपादान तत्पुरुष। उसके बाद है पांचवा संबंध तत्पुरुष। अब संबंध का चिन्ह होता है काकेरी, काके की, रारे री, नाने नी, लेकिन यहां से ध्यान देना है का के की चिन्ह का यदि लोप कर दिया जाए, जिस समास से का के की चिन्ह को हटा दिया जाए या छुपा दिया जाए ओकरा कहते हैं संबंध तत्पुरुष। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, राजपुत्र, इसको अब विग्रह करेंगे तो कहें राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र, तो का चिन्ह छिपा हुआ है तो राजपुत्र, यानी तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष में भी कौन तत्पुरुष, तो संबंध तत्पुरुष। गंगाजल, गंगा का जल, गंगाजल का मतलब गंगा का जल, तो गंगा का जल का चिन्ह छिपा हुआ है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप अगर विग्रह करेंगे अलग करेंगे तब पता चले कि वो ये चिन्ह छिपा हुआ था। तो गंगाजल, गंगा का जल, संबंध तत्पुरुष। भारत रत्न, भारत का रत्न, संबंध तत्पुरुष। अब बच गया अधिकरण तत्पुरुष लास्ट में। अब अधिकरण का चिन्ह होता है में पर, तो जिस समास में में या पर चिन्ह को हटा दिया जाए या छुपा दिया जाए ओकरा कहते हैं अधिकरण तत्पुरुष। जैसे प्रेम मग्न, प्रेम मग्न का मतलब प्रेम में मगन, प्रेम में मगन, तो में चिन्ह छुपा हुआ है। अगर इसको विग्रह करेंगे, प्रेम मग्न का विग्रह करें समास विग्रह, तो प्रेम में मग्न। गृह प्रवेश, गृह का मतलब घर, घर में प्रवेश, गृह प्रवेश का मतलब घर में प्रवेश, तो में चिन्ह छिपा हुआ है। आप बीती, आप पर बीती मतलब जो अपने आप पे जो बीती होता है, बीतता है, उसको बोलते हैं आप बीती, अपने आप पर बीता हुआ, ठीक है, तो आप बीती। अब इसमें ये चिन्ह छिपा हुआ है में या पर चिन्ह, तो उसको बोलेंगे संबंध तत्पुरुष। तो आपको समझ में आया होगा। ऐसे देखिए जो भी एग्जाम्पल दिया गया है, जो भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो इसको एग्जाम्पल में हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए तो इसको आप डायरेक्ट वहां पे बता सकते हैं। ऐसा ज्यादा नहीं, डायरेक्ट यही पूछा जाए कौन सा समास होगा तो डायरेक्ट आप तत्पुरुष बताएंगे। अगर तत्पुरुष में भी अगर ऑप्शन दे देता है तो बाकी आप पढ़ लिए हैं, इससे आप लाभ उठा लेंगे। तो यहीं पे आपका समास समाप्त होता है। आप लोग समास पढ़ लिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आता है तो हमारा विराट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को संधि बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।